नमस्कार। भारतीय संगीत की जब हम बात करते हैं तो राग रागनियों की बात होती है और राग की निर्मिति में या हम कहें कि राग के स्वरूप को जब हम समझाने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं या उसके क्रियात्मक पक्ष को हम लेकर यदि गाने और बजाने का काम करते हैं तो कुछ बातें हमें जो हैं वो शुरू से ध्यान में रखनी पड़ती हैं। राग के लक्षणों की बात कहें या राग को किन चीज़ों से मिलकर राग बनता है, स्वरों की तो बात है ही, लेकिन स्वरों के अलावा भी कुछ ऐसे नियम होते हैं जो राग में शुरू से अंत तक जो है वो कायम रहते हैं। तो इन बातों के साथ साथ या हम कहें इन बातों के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी संज्ञाएं हैं जिनको कि हम अक्सर उनका प्रयोग करते हैं। तो उन संज्ञाओं के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन संज्ञाओं को यदि हम साधारण रूप से हम बता दें विद्यार्थियों को कि इसकी जाति ये है, इसकी संप्रकृतिक राग इसे कहते हैं, न्यास ये है, या हम कहें कि इसकी पकड़ ये है, ये हम अक्सर इन शब्दों को या इन संज्ञाओं को जब हम राग को सीखते हैं तो हम इन संज्ञाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं या हम उनको पढ़ते हैं या गुरुमुख से सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या हम यदि किसी इंस्टीट्यूशन में यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने प्राध्यापकों से उनको जो है सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो इन बातों को जब हम क्रियात्मक पक्ष के साथ यदि उसको लेते हुए समझें तो ये हमेशा के लिए जो है वो याद रहते हैं। यानी कि हमें उसको जब हम कोई और राग सुनते हैं तो उसमें भी हम यदि उस परिभाषा को जानते हैं और उस परिभाषा को यदि हमने क्रियात्मक रूप में जानने का प्रयास किया है तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से खुद ब खुद पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। और जब हम राग को गाते हैं या बजाते हैं तो हम उस बात को ध्यान में रखते हुए राग में उस प्रकार की जो है नियम को या उस प्रकार की जो खासियत है, विशेषता है, उसको जो है हम उपयोग करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज का जो एक विषय है उसमें मैं आपको ऐसी ही एक संज्ञा के बारे में बताऊंगी, ऐसे एक विषय के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही साधारण रूप से जो है वो सुनने में आता है, लेकिन जब हम उसको उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है आपके रागदारी संगीत में। तो ये रागदारी संगीत जो है ये इसमें इस संज्ञा का नाम क्या है? इसे हम कहते हैं न्यास के स्वर, यानी न्यास का अर्थ है रुकना या ठहराव। तो न्यास के स्वरों के बारे में हम कहें तो हर राग में उसके न्यास के स्वर जो हैं वो अलग हैं। मैं यदि रागों की बात करती हूँ तो राग में आप देखिए राग की जो निर्मिति होती है उसके लिए सबसे पहले स्वरों का स्थान आता है, यानी सबसे पहले स्वर आते हैं। हम किसी भी चीज़ को यदि बनाते हैं या हम किसी चीज़ को मैं कहें कि इसको प्रैक्टिकल रूप में किसी चीज़ को का निर्माण कर रहे हैं तो उसके एक बेसिक चीज़ें हमें जो है वो चाहिए होती हैं। तो इसी तरीके से राग के निर्माण में सबसे बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका रहती है स्वरों की। ये जो स्वर हैं इनसे राग बनता है, लेकिन स्वरों में भी मैंने आपको जैसे हमेशा बताया कि स्वरों में वादी, समवादी, अनुवादी, विवादी ये स्वर होते हैं और स्वरों को लेके ही पूर्वांग और उत्तरांग भाग यानी कि पहले का और बाद का भाग, यदि हम सप्तक कहें तो उसमें 7 स्वर होते हैं और उसमें हम यदि तार सप्तक के साथ को ऐड कर दें तो हम उसको कहते हैं वो 8 की संख्या बन जाती है, हालांकि है 7 ही स्वर। तो हम सारे गा मा प और सारे गा मा और प ध नि सा यानी उसको ऐड करके हम 2 भाग बना लेते हैं। तो पूर्वांग यानी पहले का भाग और उत्तरांग यानी बाद का भाग। मध्यम जो एक तरीके से मध्य यानी बीच का होता है, तो इसीलिए उसे मध्यम भी कहा गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे न्यास के स्वरों की। न्यास जैसे मैंने कहा कि न्यास का अर्थ होता है रुकना, ठहरना, यानी कहीं पे पॉज करना। मैं कहूँ कि किसी को ज़्यादा
किसी स्वर को ज़्यादा महत्व देना, या उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि उसको एम्फेसिस देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना उसको। तो ऐसे जो स्वर हैं वो राग में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इन स्वरों में हम बार-बार जब हम रुकते हैं तो हम उसको कहते हैं न्यास के स्वर। और न्यास के स्वर जो हैं वो राग के स्वरूप को बनाने में न्यास के स्वरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यदि कहते हैं कि इस राग में पंचम वादी है और षड्ज जो है वो संवादी है और अनुवादी जो है वो बाकी रेगा धनी जो है वो बाकी के अनुवादी स्वर हैं और अमुक स्वर जो है वो विवादी स्वर है, तो प्रश्न उठता है कि न्यास का स्वर कौन सा है। न्यास का स्वर डिपेंड करता है कि राग की जो स्वरूप है, या राग को जब हम गाते बजाते तो उसमें उस स्वर पर या उन स्वरों पर जो बार बार ठहरा जाता है, उस ठहराव से राग की जो स्वरूप है उसमें जो है उन स्वरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यानी हम कभी कभी न्यास के स्वरों को जानते हुए हम कह सकते हैं ये राग जो है, इसकी पहचान जो है वो सामने आती है। यानी कि न्यास के स्वर राग की पहचान में या राग के स्वरूप में, राग के अपने एक उसके चेहरे पर हम कहें कि उसको बनाने में, राग की बनावट में न्यास स्वर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो विषय है कि क्या न्यास के स्वर जो हैं वो राग के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये प्रश्न आता है। बिल्कुल ही हम किसी भी निस्संदेह इसको कह सकते हैं कि न्यास के स्वर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर राग में न्यास का स्वर अलग होता है और इस प्रक्रिया में, यानी अलग अलग न्यास के स्वरों को जैसे गाया बजाया जाता है उससे राग खिलकर सामने आता है। इसका उदाहरण यदि मैं एक तरह से दूं कि हम कहें कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के रहने वाले का व्यक्ति का मतलब मात्र राजस्थानी भाषा बोलना नहीं है कि हम कहें कि ये राजस्थानी भाषा बोल रहा है तो ये राजस्थान का है। नहीं, उसमें और भी ऐसी जो हैं ऐसे गुण होंगे, ऐसी विशेषताएं होंगी जो उसको राजस्थान के निवासी होने को सिद्ध करता है। यानी उसके संस्कार, उसके रीति रिवाज, उसका रहन सहन, उसकी भाषा में कुछ विशिष्टताएं, या हम कहें उसका पहनावा, कुछ ना कुछ जो है वो राजस्थान के प्रांत जो है वहाँ का होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये व्यक्ति राजस्थान का है। भाषा तो कोई भी सीख सकता है। राजस्थानी जो है, राजस्थान में कहीं किसी भी प्रांत में कहीं भी जाए तो हर 50 मील की दूरी पर भाषा बदलती है। तो भाषा तो कोई भी सीख सकता है, कोई भी बोल सकता है। मात्र भाषा से नहीं, बल्कि और जो विशेषताएं हैं और जो बातें हैं, वहाँ की जो खास बातें हैं, वो गुण जो हैं वो उस व्यक्ति में नजर आने चाहिए, तब हम उसको पूरी तरह से कहते हैं वो राजस्थान का निवासी है। इसी प्रकार से राग में हम मात्र कह दे कि राग में ये स्वर प्रयोग हो रहे हैं और उसमें पंचम वादी है और षड्ज जो है वो संवादी है, तो ये राग अमुक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। उस राग में वादी, संवादी, अनुवादी होने के अतिरिक्त उन स्वरों में, जो वादी, संवादी, अनुवादी स्वरों में जो है वो न्यास के स्वर होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम उन पर टिकाव करेंगे, जब हम उन पर बार बार गाकर उस पर पॉज करेंगे, रुकेंगे, उस पर विश्राम करेंगे, या काफी देर तक उस पर रुक के हम दूसरे स्वर पर जाएंगे, तो ही तो राग का स्वरूप सामने आएगा। तभी तो हम राग के उस गुण को, उस विशेषता को जो हम पहचान पाएंगे। यदि वो नहीं है तो सब राग एक जैसे लगेंगे। यदि किसी राग में हम कहें कि 5 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, सारे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, तो ये पांचों स्वर से जहां हम कहें एक तरफ भोपाली बनता है, एक तरफ दूसरी तरफ देशकार भी बनता है और तीसरी तरफ औरव शुद्ध कल्याण भी बनता है। या हम कहें कि रेधा कोमल करने से, संपूर्ण सारे 7 स्वरों को प्रयोग करने से जो है राग भैरव हो गया, तो ये भी कहा जा सकता है कि राग कलिंगड़ा क्यों नहीं, क्योंकि कलिंगड़ा में भी तो वही स्वर प्रयोग होते हैं। तो अब ये कितनी गंभीर बात है
कि देखिए एक ही स्वरों का जो है जो स्वरूप है बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन राग दो अलग हैं। अब इन रागों को अलग करने में, यानी दोनों की अपनी अपनी पहचान बनाने में न्यास के स्वरों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम किसी राग में जो न्यास का स्वर है उस पर टिकाव न करते हुए, या उस पर बार बार हम ठहरते हुए, या हम कहें कि उसका बार बार प्रयोग करते हुए न करें, तो वो राग नहीं रहेगा, क्योंकि उसका स्वरूप बदल जाएगा। उसका जो स्वरूप में विशेष तौर पे जो भाव उत्पन्न होता है राग में, वो बदल जाएगा। कोई राग स्वभाव से गंभीर है और उस गंभीर प्रकृति में किसी अमुक स्वर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उस स्वर का जो न्यास है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो यदि उस पर न्यास नहीं किया जाए तो उस राग की गंभीरता तो खत्म हो गई, उस राग का वो भाव खत्म हो गया जो कि उजागर होना चाहिए था। तो यहाँ पर राग जो है वो बदल जाता है या बिगड़ सकता है, या कोई अन्य राग जो है उसकी छाया नजर आएगी। तो इस चीज को बहुत ध्यान से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अपना रियाज करना चाहिए। तो अब मैंने आपको थ्योरेटिकली बहुत चीजें बताई न्यास के स्वर के बारे में, कुछ उदाहरण के साथ भी आपको मैं इसको बताने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं राग भैरव, प्रातःकालीन राग है, और इस राग में देखिए सारे स्वर शुद्ध हैं, रे और ध कोमल है, और इसमें आप देखिए इसकी प्रकृति जो है वो गंभीर प्रकृति है, और इसके स्वरों से जो है वो भाव उत्पन्न होता है। तो आप देखिए कि न्यास के स्वर खुद ब खुद आपको पता चलेंगे कि इस राग में न्यास के स्वर कौन से हैं। न्यास मतलब रुकना, ठहरना, या किसी स्वर पर बहुत देर तक रुकना, उसको उतना महत्व देना राग को, स्वर को, वो न्यास का स्वर है। गाते हुए यदि मैं आपको बताती हूँ अमुक स्वर न्यास का स्वर है, तो वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हो, यानी कि उसको प्रयोग रूप में उसको गा बजा कर करते हैं, तो आपको राग का जो ये जो संज्ञा मैंने आपको दी है न्यास, तो न्यास का स्वर आपको एकदम स्पष्ट होगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, न्यास का स्वर एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकते, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं, यानी 2, 3, 4 स्वर जो है वो न्यास के स्वर होंगे, जो राग का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, राग का एक स्वरूप बनाएंगे, राग का एक ढांचा बनाएंगे, जिससे कि हम राग को भली भांति गा और बजा सकते हैं। अब उदाहरण लेते हैं हम राग भैरव का। राग भैरव में रे और ध कोमल है, और पंचम पर इसका न्यास होता है, षड्ज पर तो न्यास होता ही है। तो यानी राग भैरव में षड्ज सा, ऋषभ रे, पंचम प और धैवत ध, इस पर देखिए कितना न्यास होता है। और राग के स्वरूप को जो है इन्हीं चारों स्वरों से राग के स्वरूप की संरचना होती है। मैंने स्वर कौन से लिए? सा, धा, दा, सा, सा, धा, धा,
द रे द द सा रे। आप देखिए इन स्वरों पर रुक रही हूँ मैं, समझते हुए उसको सीखिए। रे सा, तो षड्ज पर आ रही हूँ, बाद में आराम से ठहराव है, और मैं ऋषभ पर भी रुक रही हूँ। मैं ऐसे नहीं गा रही हूँ सा रे सा रे सा ध सा रे सा, ऐसे में जल्दी वापस नहीं आ रही हूँ। मैं कैसे गा रही हूँ सा रे रे सा सा धा। तो धैवत पर भी आराम से आ रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ सा नी नी द नी नी, मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यदि मैं ऐसे करती हूँ तो राग का वो गंभीरता खत्म हो जाएगी। राग का जो उसका असली जो चेहरा है वो तो सामने आएगा ही नहीं। राग का भाव खत्म हो जाएगा। भैरव एक बेहद गंभीर और शांत प्रकृति का राग है, और वो गंभीरता ही नहीं आएगी। वो एक शांत या कहते पीसफुल जो एक भाव होता है वो उजागर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस नियम को ध्यान में रखना है कि न्यास के स्वर कौन से हैं। तो जैसे मैंने आपसे बोला, न्यास के स्वर इसमें षड्ज है, धैवत है, पंचम है और ऋषभ है। ध द रे सा, बहुत आराम से रे पे गई और फिर षड्ज पर आई। सा द द प, सांस भरिए, प धैवत आंदोलित है, और आंदोलित होने के साथ साथ धैवत पंचम की तरफ टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, तो पंचम को लेके आ रहा है। पद ऐसे आ रहा है, लेकिन गाते हुए हम द सा सा ग म रे द रे सा। आपने देखिए मैं गंधार पर ज्यादा नहीं रुकी। सा ग ग ग म म, सा ग म ग, ऐसे नहीं रुकी, क्योंकि ऐसे रुकने से मेरा राग ही बदल जाएगा। तो इसीलिए न्यास के स्वर बेहद महत्वपूर्ण है। इसके ही तुलनात्मक मैं यदि देखूं तो एक राग आता है कलिंगड़ा। कलिंगड़ा जो है वो चंचल प्रकृति का है, और कलिंगड़ा में भी हूबहू यही स्वर प्रयोग होते हैं जो भैरव के हैं, यानी ऋषभ, धैवत, कोमल और बाकी सारे स्वर शुद्ध। सा रे ग ग रे रे ग ग म ग, सा रे ग म ग म ग रे सा, ध नि सा रे ग सा ग म रे सा रे ग म प ग म प ध नि नि, ग म प ध नि सा नि द प, ग म प ध प म ग रे ग म ग ग रे सा, सा रे ग रे सा ध सा रे ग। तो आप देखिए दोनों रागों के स्वरूप में कितना फर्क है। जहाँ पर हम कहें कि भैरव की गंभीरता आती है, यहाँ पर चंचलता आ रही है, स्वर वही के वही है। तो इसका मतलब न्यास के स्वर
बेहद 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 महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं राग की निर्मति में। राग को हम जब बरतते हैं, बरतना शब्द कहें तो राग को जब हम गाते हैं, उसके साथ जब हम जस्टिस करते हैं, एक इंग्लिश में एक शब्द है जस्टिस, यानी राग के साथ न्यायपूर्ण तरीके से राग का विस्तार करते हैं, राग को बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं राग को बरतना। तो जब हम राग को बरतते हैं तो उस समय न्यास के स्वरों का यदि हम ध्यान न दें तो राग बिगड़ जाएगा, राग का स्वरूप बिगड़ जाएगा। राग जीवंत है, राग की शुद्धता जो है वही बरकरार रखनी चाहिए जब तक हम राग को गा बजा रहे हैं। पूरी तरीके से, चाहे शुरू से अंत तक, हम राग की शुद्धता को बरकरार रखेंगे। और शुद्धता का मतलब है राग के नियमों को बरकरार रखना। और राग के नियम जो हैं उसमें एक नियम ये भी आता है कि राग के न्यास के स्वर कौन से हैं। इन न्यास के स्वरों को ध्यान में रखते हुए जब राग का विस्तार किया जाता है तो हम राग को पूरी शुद्धता से जो है राग को बरत सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम विराम देते हैं और अगले व्याख्यान में हम इसके उदाहरणों के साथ इसको प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।